There is no class after the class, na? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. It's the last class of. Last class. Okay, make this figure. सर तो आप क्वेश्चंस भी कराओगे ना? Just make this figure. DPQ भी डिस्कस कर लेंगे. Sorry? Can we discuss DPQ? तो आपने लास्ट में जैसे टेम्परेचर वाले. Yeah. सर रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड्स करता है? बेटा नहीं बताया इवेपोरेशन यार, जस्ट रुक जाओ यार 2 दिन, एक क्लास रुक जाओ यार, इसी क्लास में बता दूंगा. बार-बार बात कर रहे हो यार. Sir, your voice is not coming. Not saying anything. Solid change to liquid, and in this process from A to B, the solid is changing to liquid, and from C to D, liquid is changing to gas, and this is at the situation. Okay, so whatever it is, tell me what is the boiling point and what is the melting point. Sir, melting point is So 70. melting point is 70 degree And the boiling point Boiling is point is 139. 139. Melting point is 70 degree and boiling point is 139 degrees Celsius. Is it okay now? Because you will be getting the question in the exam also. So that's why I'm telling it about it. So बहुत बार ऐसा होगा कि आपको फिगर नहीं दिया होगा, ठीक है? मैं सीधे ये बोलूंगा कि एक है, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आया था, मैं आपको लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं आपको ग्राफ नहीं देता कि एक लिक्विड है या फिर एक सब्सटेंस है, ठीक है? ए से बी तक उसकी स्टेट जो होती है वो 17 डिग्री पे रहता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है, और कुछ टाइम ए लेता है ए से बी तक के लिए जाने में, या थोड़ा चला सकते हैं. प्लीज यार, प्लीज म्यूट हो सकता है. कुछ देर के लिए वो टेम्परेचर सिमिलर रहता है. मान लो मैं बोल दूं कि 39 मिनट तक टेम्परेचर सिमिलर रहता है, क्योंकि ये मिनट डिसाइडेड नहीं है. अब मान लो ए से बी तक, यहाँ पर ये 100 मिनट भी हो सकता है, 500 मिनट भी हो सकता है, आई डोंट नो एनीथिंग. मैं आपको इतना हिंट दे दूं कि यहाँ पर 100 मिनट तक टेम्परेचर सेम है, और उसके बाद वो जस्ट 100 मिनट के बाद टेम्परेचर एकाएक से रेज किया है. उसने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट से, इतना अगर मैं बता दूं कि स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट से, उसके बाद 100 मिनट तक टेम्परेचर सिमिलर है, उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं. थोड़ी देर बाद 100 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ है, और कुछ 500 मिनट तक उसका टेम्परेचर लगातार इंक्रीज कर रहा है. उसके बाद 500 मिनट के बाद एक टेम्परेचर और आता है जिसकी वैल्यू है 270 डिग्री सेंटीग्रेड, और 270 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो फिर से 1000 मिनट तक रिमेन रहता है टेम्परेचर, और 270 पे ही रह जाता है. और उसके बाद फिर से वो 1000 मिनट के बाद एक बार फिर से ऐसी कंडीशन आती है जब उसका टेम्परेचर फिर से रेज करता है. बेटा हर कोई पार्टिकल अलग अलग तरह से बिहेव करता है. हमेशा जिंदगी भर यही मत सोचो कि केवल वाटर ही आएगा हर जगह, कोई भी पार्टिकल आ सकता है सामने. तो वहां पर ये कंडीशन चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टाइम चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है. तो आपको टेम्परेचर टाइम ग्राफ बताने का मतलब ये है कि आपको अगर ये ग्राफ पता है कि अगर कोई चीज रिमेन रह सकती है सॉलिड स्टेट में एज ए टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है और 100 मिनट तक उसका टेम्परेचर रिमेन रहा है, उसी जगह पे रुका हुआ है, कुछ देर बाद अगर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो आपको ये खुद से समझ जाना चाहिए कि वही उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट. वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जरूर वही होगा. क्योंकि भले ही आपको ये नहीं सोचना है 100 मिनट, 500 मिनट, 1000 मिनट, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज करने के लिए. बड़े बड़े एग्जाम में आपको 2000 मिनट, 2500 मिनट, बहुत सारे मिनट दिए होंगे. आपको टाइम से कोई चीज की प्रॉब्लम लेनी ही नहीं है, आपको सीधे केवल स्टेट चेंज पे ध्यान देना है, कितनी बार स्टेट चेंज हुई है, और जिस वक्त स्टेट चेंज हुई है या जिस वक्त टेम्परेचर रुक के बढ़ना स्टार्ट हुआ है उस वक्त टेम्परेचर की वैल्यू क्या रही है. केवल 2 ही चीजों को कंसिडर करना है और ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी. कोई दिक्कत तो नहीं?
नो सर। नो हाँ, सर आया? No नो problem, सर sir. यस आ सर जाएगा ना समझ में अगर आ अगर गया क्वेश्चन ऐसा आएगा तो अगर ये तो ही सोचोगे ना कि मिनट है तो मिनट कितना हो जाएगा, मिनट की वैल्यू डिपेंड करेगी बेटा मिनट पे ध्यान टेम्परेचर, ही नहीं देना। मिनट पे ध्यान नहीं देना है, केवल ये देखना है कितनी बार रेज हो रहा है, कितनी बार डाउन हो रहा है, कितनी बार रिमेन्स रह रहा है, ठीक है, कितनी बार सर, रुका क्या सर मेल्टिंग पॉइंट कितना लिखा है सर? बेटा क्यू पॉइंट को दिखना है यार, क्यों क्यों सोचना है, मेल्टिंग पॉइंट को सोचना क्यों है, मैं बता रहा हूं केवल सॉलिड स्टेट से मतलब है, अगर सॉलिड स्टेट से स्टार्ट किया उसने और थोड़ी देर तक टेम्परेचर एज इट इज रह गया है और उसके बाद थोड़ी देर बाद मान लो 400-500 मिनट बाद 1000 मिनट बाद या बोला 50,000 मिनट के बाद वो टेम्परेचर रेस करना स्टार्ट हुआ, तो समझ जाना कि इतनी देर कम से कम इसका रुका हुआ होगा, उसके बाद भाई स्पेसिफिक हीट किसी की है, किसी की लैटेंट हीट मान लो बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा, लैटेंट हीट लेता रहेगा, लैटेंट हीट का मतलब अगर बहुत ज्यादा है, मान लो अगर ml की वैल्यू है, लैटेंट हीट जो है, जो भी लैटेंट हीट है, अगर मान लो लैटेंट हीट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ही ज्यादा है तो यार वो ज्यादा टाइम तक रुका रहेगा ना एक ही जगह पे, गलत बोल रहा हूँ? नो सर। अरे यार अगर लैटेंट हीट बहुत ज्यादा हो गई है इसका मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो और लॉस होता जा रहा है, लैटेंट हीट होती क्या है, हीट लॉस ना, टेम्परेचर आप 1000 मिनट तक बढ़ाते गए लेकिन हीट लॉस होता गया, अगर वही लैटेंट हीट की वैल्यू कम होगी, अगर ओवरऑल लैटेंट हीट की वैल्यू उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कम होगी तो वो टेम्परेचर जल्दी से रेज कर जाएगा और जल्दी से उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा या फिर जल्दी से उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, लेकिन अगर वही लैटेंट हीट बहुत ज्यादा होगी तो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा उसके बाद कहीं जाकर मेल्ट होगा। अब अगर ये तो वाटर था मेल्ट हो गया, अगर मान लो आयरन होता तो क्या करते आप, क्या करते हैं? आयरन को स्मेल्ट सर उसको करने में बहुत बहुत टाइम टेम्परेचर लगता चाहिए है। पड़ेगा। तो 4-5 हजार तक जाते Iron- तब तो होता ना, कम से कम टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता, टेम्परेचर लगता, मिनट लगता, पता नहीं कितना टाइम लग जाता उसको गर्म करने में, तो केवल आपको इतना ध्यान देना है कि फेज चेंज हो रही है, बस एक ही चीज पे कंफर्म करना है कि फेज चेंज हो रही है, कितने टाइम तक रुका है, कितना टेम्परेचर है, मतलब नहीं है, बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी आगे, नो सर। क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना पेपर में, यस सर। आएगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना और आएगा भी क्वेश्चन। सर वो आपने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना सर, वो उसमें भी था इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चंस होंगे वहां पे, मैं रुको एक मिनट स्पेसिफिक हीट बता दूं फिर क्वेश्चंस और करवा देता हूं, मैं लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चन काफी करवा देता हूं, मैं करवा देता हूं रुको एक मिनट, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, वैसे ज्यादातर तो वो 11th क्लास में आती है लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, लेकिन फिर भी ये जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है, अगर आप एनएससी वगैरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीजें पूछे जाती हैं, आपके कॉलेज आपके सिलेबस में तो फॉर्मूला तक नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिखाना भी जरूरी है और चीजें जानना भी जरूरी है, तो आप प्लीज राइट करो। अभी क्या चल रहा था हमारा, स्पेसिफिक हीट चल रहा था ना? यस सर, स्पेसिफिक हीट में बस आपने फॉर्मूला बता दिया था। यस सर। सर एक बार और बता दीजिए फॉर्मूला। जस्ट वेट, क्या बोला क्या बोल रहे हो? सर वो आपने स्पेसिफिक हीट में वो आपने उसका फॉर्मूला बता दिया था और वो नहीं आपने नहीं कोई कह रहा है नोट्स भेजिए क्या, समझा देना है। मैं समझा दूंगा बेटा, समझा के ही आगे बढ़ूंगा, टेंशन मत लो। स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, सर sir. ही इज सेइंग आपने नोट्स नहीं भेजे, वो कह रहा है कि आपने नोट्स नहीं भेजे। नोट्स तो भेज दिए यार शायद मैंने, भेजे थे सर भेज दिए सर सब, आपने भेज दिए सर। नोट्स सारे हो गए यार, नोट्स भी हो गए, एक्स्ट्रा डीपीपी भी दे दी है, क्वेश्चन 100 के ऊपर हो गए होंगे उस डीपीपी में ही, आई थिंक हमने जो Yes, DPP sir, yes, sir, बहुत ज्यादा question- फॉर्मूला बता सकते उसके भी आंसर्स दे दूंगा, वेट करो, इस आंसर उसके दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा ना तो उसके आंसर की पीडीएफ दे दूंगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन चाहिए होगा किसी को आंसर तो मैं भेज दूंगा उसके आंसर्स भी। इस तरह भेज देना सर, आप भेज देना। पता है भेजना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट पे बात करते हैं। बेटा स्पेसिफिक हीट क्या होती है पता है, किसी भी टेम्परेचर को रेज करने के लिए, अभी तक तो हम केवल फेज चेंज कर रहे थे, दो चीजें होती हैं, अगर आप टेम्परेचर देखो यहाँ पर इस वाली चीज, ये जो अभी आपको मैंने वो बताया ग्राफ बताया है लेटेंट हीट वाला, ये देखो ग्राफ बताया, यहां पर ये वाला जो चेंज हो रहा है ना बी से सी तक के बीच का चेंज, अगर आप सही से समझ पा रहे हो, ये वाला चेंज, यहां पर कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? नो सर, इससे इस पार्टिकुलर सब्सटेंस सर बस यहाँ पर temperature केवल आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और ये हीट क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर रेस करता जाएगा, यहाँ पर जो हीट काम में आती है वो होती है स्पेसिफिक हीट, जिस वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा है उस वक्त जो हीट बोलोगे या जो हीट काम में आएगी वो होगी स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट उस वक्त जरूरत, स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट की वजह से ही किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, मतलब वो हीट जो कंज्यूम्ड हो जाए,
कंज्यूम भी हो सकती है अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है, मान लो अगर वो वेपर से या वेपर से मान लो लिक्विड में जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, तो ऐसे केस में तो वो फिर रिलीज आउट होगी ना हीट, तो वो दोनों तरीके से चल सकता है प्रोसेस, की दिक्कत नहीं है। आप वो समझ जाना जैसे मैंने बताया हुआ है ओवरऑल, इसीलिए मैंने कंडेंसेशन वगैरह सब कुछ बता दिया है, कहाँ पे हीट निकलती है, कहाँ पे ऑब्जर्व होती है। इनफैक्ट मैंने घुस के इतना भी बताया है कि कैसे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटता है, टेम्परेचर की वजह से उसमें डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें सब सेपरेट आउट होता है, उसके बाद इसी वजह से फेस चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी का भी एग्जांपल लिया था मैंने, हर चीज बताई हुई है, अगर नहीं आती तो मुझे पूछना, मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो फेस चेंज होता है, फेस चेंज में तो हमारी जो हीट का लॉस हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पर हीट 139 डिग्री तक पहुंच गई है, मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 139 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ा कैसे है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी हीट दी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैलकुलेट करने का। हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है, अगर हमको इस सब्सटेंस का मास पता हो कि कितने मास का हमने बढ़ाया हुआ है, मान लो ये मास है 5 kg, अगर हमको 5 kg मास पता चल गया, मान लो ये आयरन ही है, आयरन का बेटा इतना कम टेम्परेचर नहीं होता, अब दिमाग मत लगाना फर्जी इधर उधर, मैं बता रहा हूँ पहले ही, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो, वैक्स ले लो यार, वैक्स ले लो, नहीं तो अभी फर्जी बात होने लग जाएगी। अब मान लो ये वैक्स है, इतना कम टेम्परेचर क्योंकि आयरन मेल्ट ही नहीं होता है और ना वेपराइज होगा, तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो बेटा मान लो वैक्स आपने ले लिया, अब 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि या फिर 139 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसका 139 था ना, तो 139 तक ये टेम्परेचर का रेज हुआ है, तो ये हो गया T1 और ये हो गया T2। अगर मास इसका 5 kg था, ठीक है, तो हम मान लो इसको यम मास को हमने क्या किया, यम मास के इस सब्सटेंस को, टेम्परेचर को हमने यहां से यहां तक रेज किया है, तो इस जो रेस करने में जो एनर्जी आएगी ना, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, या जो एनर्जी देनी पड़ेगी या जो एनर्जी इसमें डालनी पड़ेगी, वो होगी उस पार्टिकुलर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट होती क्यों है, इसको स्पेसिफिक हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक मल्टीप्लीकेशन और भी आता है। यहाँ पर केवल टेम्परेचर, अगर सही पूछें तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, T2 माइनस T1, मतलब 139 माइनस 17, इतना टेम्परेचर डिफरेंस रहा है, इसको हम T2 माइनस T1 कर सकते हैं, T2 माइनस T1 इनटू मास कितना चेंज हुआ है 5 kg, तो यहाँ पर हम मास लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 5 kg लिख सकते हैं। ये तो सही पूछे तो इतना ही होना चाहिए था, लेकिन हर टेम्परेचर, हर पार्टिकुलर सब्सटेंस का अपना वैल्यू होता है। अब बताओ, अगर ये वैक्स होता 5 kg और उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता उतना ही, और ये आयरन बढ़ा हुआ होता उतना ही, तो हमें पता कैसे चलता कि वैक्स बढ़ा या आयरन बढ़ा। उसी पार्टिकुलर चीज के लिए एक और कोफिशिएंट आता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट, और इसको हम Cp से या यस से भी कभी-कभी डिनोट करते हैं। तो हर किसी सब्सटेंस का अलग-अलग कोफिशिएंट होता है, जितना ज्यादा कोफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब है कोई चीज जैसे क्या है, Q इज द गिवन एनर्जी इनसाइड। बेटा मैं लिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, वो तो पक्का मैं बताऊंगा, उसी को डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूँ, एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ जाओ अभी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर इतना रेस कर रहा है, इतना इसका मास है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा, प्लीज सही से समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। टेम्परेचर बोलो सर, ये किस चीज का फॉर्मूला है? बहुत सही है, स्पेसिफिक हीट। सर ये T2 माइनस T1 को अपन डेल्टा टी भी कह सकते हैं ना बेटा, यमएस डेल्टा टी का मतलब ही होता है T2 माइनस T1, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट और एम का मतलब होता है मास। तो हमने अगर बेटा प्लीज म्यूट कर लो यार प्लीज, अगर एम मास मतलब एम मास होता है बेटा, एम तो मतलब ये तो बचपन से कम पढ़ते ही आए हो गया, एम इक्वल टू मास। क्या होता है, क्या स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट, वही तो बता रहा था, तो पूछ रहे हो कि ये क्या है स्पेसिफिक हीट क्या है। सुनो तो पूरी बात, स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट को होता है हर किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का एक, यार म्यूट कर लो यार, रिमूव कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, प्लीज म्यूट कर लो। हर किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का अपना एक स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट होता है। स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट होता क्यों है, क्योंकि मान लो वही वैक्स होता और मान लो वही आयरन होता, समझना तो बताना, अब वही आयरन होता, अब यहां पर भी अगर टेम्परेचर, अगर इसका कोई Cp नहीं होता, अगर Cp नहीं होता तो हर किसी में अगर मान लो Q इज इक्वल टू अगर यम इंटू डेल टी अकेले होता, तो बेटा इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, केवल हमें अगर मास अकेले पे ये बात डिपेंड करती तो 5 kg के चाहे वैक्स होता और या 5 kg का आयरन होता,
दोनों को टेम्परेचर डिफरेंस उतना देने के लिए, मान लो अगर हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस दे रहे हैं तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर डिफरेंस देने के लिए दोनों में सेम एनर्जी की जरूरत पड़ती। अगर ये स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट का वैल्यू नहीं होता तो और बेटा ये सही बताएं तो ये चीज स्पेसिफिकली प्रूव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वैक्स तो बहुत कम टेम्परेचर पे इवेपोराइज भी हो जाएगा और बहुत कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई भी हो जाएगा, लेकिन आयरन नहीं होगा तो हमें हमारे पास फिर तो वैल्यू ही नहीं मिली ना। मास अगर दोनों का पता है, मान लो मास 5 kg है, 5 kg इसका भी है, टेम्परेचर इसमें भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, इसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, तो बेटा अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट नहीं होता, अगर वो एक वैल्यू नहीं आई होती तो इसमें भी गिवन एनर्जी Q इज इक्वल टू m इंटू डेल टी होती और इसमें भी Q इज इक्वल टू m इंटू डेल टी होती, तो दोनों में Q की वैल्यू सिमिलर आ जाती। इसीलिए एक कोएफिशिएंट भी इसमें यूज होता है जिसको Cp बोलते हैं, या फिर कभी कभी इसको हमेशा इसको ms लिखते हैं ना, ms डेल्टा टी, और यहाँ पर भी ms डेल्टा टी लिखते हैं। ये यस ही बताता है कि भैया ये आयरन है और यस ही बताता है कि भैया ये वैक्स है। इधर टेम्परेचर बढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर टेम्परेचर बढ़ाने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैल्यू, आयरन के स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, इसलिए क्या करेगा, जैसे ही आप इतना टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करोगे यहाँ पर Q की ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। बेटा मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत ग्राउंड लेवल पे, अगर उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना, एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लेना। मैंने बहुत ट्राई किया है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, अगर दो फैक्टर पे आप चलोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट ही प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर m इंटू डेल्टा टी करोगे और यहाँ पर Qt इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा टी करोगे, और दोनों में अगर Q1 Q2 की वैल्यू सिमिलर ही हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगी। बेटा अगर टेम्परेचर डिफरेंस दे रहे हो और सेम अगर मास ले रहे हो, और इसमें भी अगर वैक्स में भी और आयरन में भी दोनों में अगर सिमिलर मास ले रहे हो और सिमिलर डिफरेंस दे रहे हो, तो दोनों में Q1 और Q2 की वैल्यू सिमिलर आ जाएगी। यस सर, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगी, और जो कि साइंटिफिकली हो ही नहीं सकता है। क्या की वैल्यू क्या लेंगे क्या लोगे? सर? एस की वैल्यू क्या लेंगे? एस की वैल्यू हर एक पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, बताना चाहता हूं इसीलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। हर एक पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, और बहुत सारे सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो होती है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो होता है, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि क्या पुट करना है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया हुआ होगा कि क्या होगी इसके लिए पार्टिकुलर स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट की वैल्यू। सर एक बार वापस समझा दो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा मैं नहीं समझा सकता, बिकॉज़ पूरा समझाना पड़ेगा, और पूरा एक बार फिर वीडियो You can see recording ना, why you are troubling sir? एक बार पूरा देखना उसके, बिकॉज़ 2 क्लासेस बचती हैं और आपके पास अभी 2 दिन बाद पेपर है यार, ठीक है? समझ गए बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेटा किसी बच्चे को समझ आया तो समझा दीजिए यार, वेट यार, वेट प्लीज वेट, किसी बच्चे को समझ आया तो प्लीज समझा दे एक बार। कोई बच्चा है जो समझा सकता है? मैं समझा दूं? हाँ समझाओ सर समझाओ सर, जैसे हमें मास दे, जैसे हमें 5 किलो वैक्स दे दिया और 5 किलो आयरन दे दिया सर, अब इन दोनों का मास सेम है और हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से दूसरे स्पेसिफिक टेम्परेचर ले जा रहे हैं सर, इनका दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन जब तक हम एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक उन दोनों का वैल्यू सेम होगा, और ये साइंटिफिकली हो ही नहीं सकता कि Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि एक वैक्स है और दूसरा आयरन है, और वैक्स में पार्टिकुलर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, क्योंकि वैक्स जो है उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये एमरफस सॉलिड होता है, और जो आयरन होता है वो एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पूरा एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा एमरफस और क्रिस्टलाइन पे ज्यादा टेंशन मत लेना, आपको सॉलिड स्टेट बाद में बताया जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आयरन जो होता है उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और वैक्स की डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वैक्स जल्दी पिघल जाएगा और आयरन जल्दी नहीं पिघलेगा, इसलिए वैक्स में कम एनर्जी देनी पड़ेगी और आयरन में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि उस तरह से हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से देखेंगे तो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाएंगे। टेंशन मत लो, मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन अभी इसकी स्पेसिफिक हीट की पहले डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर जैसा आपने बताया कि जो एस की वैल्यू होती है वो हमारे हर मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाएगी, तो फिर हमको ऐसा क्वेश्चन में दी होगी उसकी वैल्यू? एस की वैल्यू क्या बेटा? सर आपने से बोला ना कि वो वैक्स के और आयरन दोनों में वेरी करेगी, मतलब दोनों की सेम नहीं होगी बेटा, आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। ओके सर, ठीक है, क्वेश्चन में सबको दी हुई होगी, वैल्यू दी हुई होगी, और एक आध वैल्यू है जिनको याद करना पड़ेगा, वो मैं लिखा दूंगा कि उस वैल्यू को याद कर लेना। जैसे वाटर का है, स्पेसिफिकली वाटर का तो याद ही करना पड़ेगा, तो वाटर का याद करेगा, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी लिखो। अच्छा एक बार बताएं, अगर किसी को, अगर कोई 9th क्लास में पहुंच चुका है तो एक बार ये समझो कि खुद से डिफिनेशन बनाना जरूरी हो गया है। तो अगर ms डेल्टा t की वैल्यू है, अगर मैं किसी को बताऊं
कि 1 kg का मास हो और 1 kg की अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाना हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की 1 kg मास के 1 kg टेम्परेचर को बढ़ाना हो, तो जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसे ही स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। बेटा अब तक तो डेफिनेशन बनानी कम से कम आ ही गई होगी ना? हेलो यस सर। हाँ सर आ गए। बेटा 1 kg का टेम्परेचर हो जाए, इसको अगर यूनिट टेम्परेचर रेफरेंस ले लो या यूनिट मास ले लो, या 1 kg का मास हो जाए और यस ऐसे ही रह जाएगा और डेल टी की वैल्यू 1 हो जाए, तो क्यू की वैल्यू तो इतनी होगी ना, तो हम कह भी सकते हैं कि यूनिट यानी कि 1 kg के मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें स्पेसिफिकली हीट देनी पड़ती है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, 1 kg मास के 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। कोई दिक्कत? यस। नो सर। नो सर। अभी डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन हमेशा याद करना छोड़ दो और डिफिनीशन बनाना सीख जाओ बेटा। सर अपने मन से बना के लिख दो। लिख सकते सर हो। वो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो हाल बना सकते हैं। समझना जरूरी है। दिस लिखो बेटा। The specific heat of a substance, heat of a substance, the specific heat of, सर आप इसके नोट्स भेज देंगे? बेटा नोट्स बनाते क्यों नहीं हो यार? बोलो, एक एक चीज तो मैं स्क्रीन पे लिखाता हूँ यार। तो आप सर आज मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा तो आप तो लिखवाते हो तो हमेशा। वीडियो तो है ना बेटा? बेटा मैं भी पढ़ाई करता हूँ यार, और मैं भी नोट्स बनाता हूँ, आपको पता नहीं होगा। अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स। अच्छा, हीट की एनर्जी होती इसको इसकी जो यूनिट होती है जूल में होती है, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी जितना लिखा रहा हूँ वो लिखो। इन जूल्स required to raise the, सर मॉड्यूल डिस्कस कर लीजिए। पहले ये तो हो जाने दो। to raise the, एक क्लास बची हुई है ना, अभी 2 बची हुई है अभी पेपर के पहले। दो बची हुई है, सैटरडे को एक संडे को है बेटा, अपन कर लेंगे, टेंशन मत। सर संडे को नहीं सर फ्राइडे को। सर हैं? संडे को तो सर एग्जाम है वो सर। कल ही है सर, वो कल ही है। नहीं संडे को भी क्लास है। नो सर नहीं। सैटरडे फ्राइडे को सैटरडे को है। को तो टेस्ट है। फ्राइडे से वाला टेस्ट होगा पढ़ेंगे कब? सर वो शेड्यूल में कल और परसों दोनों दिन है सर, लगातार है क्योंकि वो संडे को टेस्ट है इसलिए। मेरी केमिस्ट्री क्लास है कल परसों। हाँ सर लगातार 2 दिन है। बस ठीक है, ऐसे लगातार 2 दिन। बस ठीक है, हो जाएगा। लिखो लिखो। आपके मॉड्यूल के अंदर भी डिफिनीशन लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हो और खुद से बना भी सकते हो। तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इन द जूल्स रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T होता है, और डेल्टा T की जो वैल्यू है, डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1, यही होता है मतलब रेज इन टेम्परेचर, या रेज इन टेम्परेचर या फिर डाउन इन टेम्परेचर भी हो सकता है, इसीलिए इसको लिख सकते हो आपकी टेम्परेचर डिफरेंस। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी किसी सर को। आप एक बार सर वो वाटर का क्या बेटा? आप एक बार एस और बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? एस S is a specific heat constant. Beta, please see the recording if you can. If you will not be understanding, then I'll tell you on the call. Also, I'll be taking the extra class if there's any problem. वो Yes. वाटर का बोल सकते हो। ओके सर। क्या बेटा? सर आपने यहाँ पे एम एस डेल्टा टी के सामने क्या लिखा है इक्वल्स टू में? MS is equal to? नो सर आपने कुछ लिखा है इक्वल्स टू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो वो क्या लिखा है वहाँ पे जो आपने वो टाइप का बनाया है? ये यस सर। बेटा यही तो फॉर्मूला है, मैं 3 दिन से यही बता रहा हूँ। नो सर। सर वो उसके आगे का पूछ रहा है। प्लीज रिपीट कर। Del T is equal to स्पेसिफिक T2 हीट minus का जो T1. सर वो है ना सर, स्पेसिफिक हीट जो हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका साइन Okay, पूछ sir, रहा था okay. वो। इंडियन टेम्परेचर है वो T2 - T1।
बेटा 1 केजी के मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है वही होती है स्पेसिफिक हीट। यहां पर भी आपके डेफिनेशन में सेम चीज लिखी गई है। Some specific heat of a substance is amount of heat in joules required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree centigrade. Yes? Yes sir, done. हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। तो जूल में यूजुअली जूल में लेते हैं, और अगर हमें और सर ये ऐसा यूनिट भी होता है टेम्परेचर का, हीट का मतलब। वेट सब बताएंगे बेटा। क्यू जो होता है ये होता है जूल में। अगर आपने थोड़ी बहुत, अच्छा फिजिक्स वाले सर ने थोड़ा बहुत यूनिट निकालना बताया? जी सर। अच्छा, जूल इसका होता है बेटा, वेट यार, यम का होता है केजी और इसका होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर हमें यस की यूनिट निकालनी है, स्पेसिफिक कोएफिशिएंट की यूनिट निकालनी है यस की, तो क्या यूनिट हो जाएगी? सर जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? ओके यस। एक बात बता रहा हूँ, याद रखना, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है वही स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। लिख लेना। एक बात और बता देता हूं, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है specific heat capacity of water is equal to 4184 जूल पर केजी डिग्री केल्विन होती है। अगर डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 से डिवाइड कर देना, आराम से चेंज हो जाएगा। या फिर जो भी, क्या डिवाइड नहीं करते सर, जिससे भी जो कर पाना डिग्री केल्विन में करना हो, जैसे भी आएगा उसको कर देना। आप एक बार चेंज कर लेना, अगर दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा। जो भी समझ में आया वो कर लेना, लेकिन डिग्री केल्विन में इसको लगते हैं, ये दिमाग में रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डिग्री केल्विन में आएगा। आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको मिलेगा क्वेश्चन इस वाटर के इसलिए स्पेसिफिकली तो डिग्री केल्विन मिलेगा, इसलिए आप इस वैल्यू को जरूर याद रखना, 4184 जूल पर केजी डिग्री केल्विन। तो मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए मैं बार बार उसको लिखाऊंगा नहीं, वरना वो हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो इस वैल्यू को तो पार्टिकुलर याद ही कर लेना, कम से कम जूल पर केजी डिग्री केल्विन होगा, याद कर लेना। केजी डिग्री केल्विन है सर, केल्विन में डिग्री लगती नहीं। अरे केल्विन अकेले लिख लो, डिग्री केल्विन में लगता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री केल्विन में लगता है, डिग्री केल्विन भी होता है, डिग्री केल्विन भी होता है। लेकिन अगर आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो, नीचे केल्विन लिखना बस। ये मैं बताना चाहता हूँ, 4184 जूल पर केजी डिग्री केल्विन, या केल्विन अकेले लिख लेना। सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इसलिए बता रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहना कि नहीं बताया। सर जे जैसे आपने लिखा था S इक्वल सर टू इस पर जूल सर क्वेश्चन अपॉन कैसे केजी आ डिग्री सकता है सर, आप एक सेल्सियस। बार बता दो। तो सर मैं केजी क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, बोलो जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हो? सर सर जैसे आंसर S इस पर इक्वल सर क्वेश्चन कैसे बन सकता है सर, आप एक बार अरे रुको यार, क्वेश्चन में खुद लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो बेटा? सर जैसे S इक्वल टू जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस है, तो जूल अपॉन केजी इंटू डिग्री सेल्सियस जो भी गिवन होगा। हाँ बेटा, एक बार बताए ना, कैलकुलेट करने के लिए अगर आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। सेल्सियस यहाँ पे पर ऊपर लगना चाहिए। वेट, कुछ टेंशन मत लो। यहाँ पर Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T है, कभी भी आए तो बना लिया करो, फिजिक्स वाले सर बताएंगे आपको कैसे यूनिट निकालते हैं। अब यस की वैल्यू निकालनी है तो इसको Q डिवाइड बाई यम इंटू डेल टी कर लो, ठीक है, अगर यस का यूनिट निकालना है। अब जूल का, अब इसको केवल जैसे जैसे हम भैया डिवाइड करते हैं ना ऐसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में, वही करना है। ये हो जाएगा हिंदी में अगर लिखूं तो जूल, ये हो जाएगा मास सॉरी मास को लिखते हैं केजी में, ये हो जाएगा केजी इंटू केल्विन। इसको जनरली डिग्री हमेशा सेल्सियस में होता है इसका एसआई यूनिट, इसलिए सेल्सियस में याद करना, जिसका दिया होगा जैसे वैसे यूज करना, लेकिन वाटर का स्पेसिफिकली याद कर लेना बस। मैं आपको बता रहा हूं केल्विन में, इसको 4184 केल्विन में याद कर लेना, और यहां पर डिग्री सेल्सियस होता है, और जनरली इसका जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी आगे क्वेश्चन लिखो, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल्स। how much energy in joule is released, how much energy in joule is released
when 6 to 50.6 gram of iron metal is cooled from 456 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा रिलीज और एक्सेप्ट दोनों होती है, एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों होती है। अभी यहाँ पर कूलिंग चल रही है इसीलिए रिलीज लिखा हुआ है, दिमाग में रखना बात को, कभी भूल मत जाना। कूलिंग मतलब रिलीज, कूलिंग मतलब उसको ठंडा कर रहे हो, यानी कि एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो। और अगर आपने IWM क्या लिखा है? क्या सर आपने यहाँ पे ऑफ के आयरन लिखा है वो। आयरन मेटल इज कूल्ड फ्रॉम 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू, डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा सीधे सिंपल फॉर्मूला लगाना, टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सर 450 है 456? कौन सा 456 है बेटा। और एक बात और जो आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 0.444 जूल पर सर ये ग्राम। क्वेश्चन में लिखा होगा ना? हाँ लिखा होगा डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा वाटर के लिए नहीं लिखा होगा, इसलिए आपको बताया कि वाटर में याद कर लेना 4184 जूल पर केजी केल्विन, बाकी सबका लिखा होगा। बनाओ क्वेश्चन, बनाओ आंसर बताओ। सर 0.444 जूल पर केजी की ग्राम, जूल पर ग्राम है बेटा, ग्राम को केजी में तो बना ही सकते हो एटलीस्ट अगर जरूरत पड़ेगी। 1000 से डिवाइड कर वैसे दिया। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो आपका मास है वो ग्राम में दिया गया है, और ग्राम से ग्राम को कैंसिल करना है, तो ग्राम और ग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। सेल्सियस में भी दिया है इसलिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर एकदम इजी क्वेश्चन है ये। यस सर, ये तो सीधा सीधा है और कुछ नहीं है। करो फिर। सर कर रहे हैं। बेटा एक मिनट देना, पानी पी के आता हूं, एक मिनट, करो क्वेश्चन दो। सर सर बन गया। सर आपने सर ये जो दूसरा फॉर्मूला लगाया सर S इक्वल टू, सर ये पॉइंट है कि सर ये मतलब बिना पॉइंट का है सर ये? वो 0.444 है। ओके सर हो गया। इसका हो गया, आंसर क्या है बताओ। सर 125.368.0176 एग्जैक्टली बेटा 125.368 0.0176। सर एक बार सॉल्व करा दो। करा दूंगा। आंसर आया है, Q की वैल्यू आई है जूल्स में आएगा? 125.368। वेट, हाँ बेटा जूल्स में ही आएगा। अरे मैं बता दूंगा टेंशन, मतलब Q आएगा जूल में बता देता हूँ। 0.02 जूल ये आएगा ना, यही आ रहा है ना सबका? यस सर। डिफरेंस आ रहा है कुछ? सर पॉइंट का डिफरेंस 8 के बाद 017 सर 0176 आ रहा है। अरे यार 0.0176 0.0176 है, इसको 0.02 नहीं ले सकते तुम। और सर 125 के बाद पॉइंट आ रहा है। 125 के बाद क्या आ रहा है? पॉइंट। हाँ नहीं, सर नहीं। 125 के बाद। सही में? हाँ सर 222.3604 into 0.1 चलो देखते हैं, मैं भी कैलकुलेट करके बताता हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बताता हूँ। सबसे पहले मास क्या है, मास की बेटा पहले सबसे पहले तो रिलीज कर लिया करो, क्या क्या आपके पास है उसको सर गिवन लिखते हैं। चलो गिवन लिखते हैं। M is equal to 650.6 ग्राम, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है?
T2 T1 तो दिया ही नहीं है इसमें, सीधे टेम्परेचर क्या दिया है 456 सर, अच्छा 434 आ जाएगी। वेट यहाँ पर T1 की वैल्यू थी 456, कूल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 456 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 की वैल्यू है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब कूल होगा तो T1 माइनस T2 होगा, क्योंकि बाद वाला टेम्परेचर कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया T1 T2 और अरे वेट करो यार, गैस की वैल्यू है 0.444 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे बेटा जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज का, वैसे वैसे मल्टीप्लाई होता है हमारे यूनिट्स का भी। तो ध्यान देना है यूनिट्स और यूनिट हमेशा सिमिलर आने चाहिए लेफ्ट और राइट साइड में। मैं बता रहा हूं आपको, सही से समझा रहा हूं, वेट करो। लेफ्ट साइड में आएगा Q इज इक्वल टू यम इंटू यस इंटू T2 माइनस T1, ये आएगा, या T1 माइनस T2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कूल हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत होगा तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आ जाएगी। मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट बता देता हूँ, टेंशन मत लो। T2 माइनस T1 हो गया या T1 माइनस T2? बेटा T1 माइनस T2 होगा, T2 माइनस T1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट जब कूल करेंगे, कूल का मतलब क्या होता है, पहला वाला टेम्परेचर ज्यादा था और बाद वाला टेम्परेचर कम है, यही होता है। इसका मतलब T1 माइनस T2 आएगा। जब हम हीट करेंगे, इसका मतलब पहला वाला टेम्परेचर कम था और बाद वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो सर हमें हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। हाँ, अरे नेगेटिव वैल्यू की कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 9th क्लास में तो नहीं ही है नेगेटिव पॉजिटिव का। हाँ 11 12 में थर्मोडायनामिक्स से बार बार पूछा था नेगेटिव पॉजिटिव, वहां पे ऑप्शंस भी कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर यम की वैल्यू है, यस की वैल्यू गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है, T2 की वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। यम की वैल्यू है 650.6 इंटू यस की वैल्यू है 0.444 इंटू T1 माइनस T2 कितना आ रहा है बेटा, 456 माइनस 22 कितना आ रहा है, 434। एक चीज जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हमको यूनिट को बदलना है। अब जैसे हमने इनका मल्टीप्लाई किया है, उसी तरह से साइड में यूनिट का मल्टीप्लाई होता है। तो 650.6 मास है, इसका यूनिट क्या दिया है बेटा, ग्राम, इंटू 0.44 हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका यूनिट क्या दिया है, जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तीसरा क्या है, और लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड में आए यूनिट और राइट साइड में यूनिट है बराबर होनी चाहिए, यही तभी क्वेश्चन आपका सही है। तो मैं बता दूं, क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहली चीज होती है यूनिट देखना। अगर यूनिट दोनों साइड सेम नहीं आई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपका आंसर सेम नहीं आएगा। और मैं बता दूं, बड़े बड़े लेवल पे भी क्वेश्चन केवल यूनिट की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं। सुनो, अब इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 456-22, जितनी भी आई हो, टेम्परेचर है ना डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ पर सेल्सियस। अब बताऊं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा। आपको बताया था Q की जो वैल्यू आएगी जूल में आएगी, जूल में आई है नहीं आई? तो सर ये सही है क्वेश्चन ना? हाँ, जूल में आई है कि नहीं आई है? यस सर। अगर जूल में आई है इसका मतलब क्वेश्चन सही है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। और यहाँ पर अगर मान लो ये दिया होता एक आध, इसमें मान लो अभी ये वाला जो मास है, मान लो इसका, ये मान लो mg में दिया होता, मान लो 650.6 मिलीग्राम दिया होता, तो सबसे पहले हम मिलीग्राम को यहाँ पर जब लिखते हैं तो मिलीग्राम से ग्राम कैंसिल नहीं होता, तो सबसे पहले मिलीग्राम को हम इसीलिए हम ग्राम में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर ले, जो भी हमारी वैल्यू आई उसको ग्राम में लिख लेंगे, ताकि हमारा कैंसिलेशन में बाद में दिक्कत ना आए। इसीलिए सबसे पहले यूनिट्स को सेम कर लिया करो, बाद में टेंशन ना रहे हमें। नहीं अभी यहाँ पर लिखता है mg, यहाँ लिख देता और यहाँ ग्राम रहता तो कटता ही नहीं, तो फिर पता चलता है mg बाय ग्राम एक बचा हुआ है, तो इसीलिए पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया करो। अब हमारे पास जूल आ रहा है, सही है ना, जूल में ही चलाना था हमें। अरे बेटा यहाँ पर लिखा है अभी वो है यार, इतना दिमाग लगाओगे तो फिर हो गया। वो तो ऑब्वियस बात है सर, वो जूल में ही आएगा। और इन द जूल्स, ये देखो सर वो जूल में आती है स्पेसिफिक हीट, तो सर वो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, यूनिट ही जूल होती है। ये बेटा हीट गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यस होती है, ये होती है हीट गिवन। हीट रिलीज कितनी हुई, हीट गिवन कितनी हुई, इसको बताते हैं। हीट रिलीज कितनी हो रही है, कूल में हीट बता देता हूँ, 3 बार बता चुका, चौथी बार बता रहा हूँ। जब किसी चीज को कूल करते हो मतलब
क्या अगर जूल नहीं हुई तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। बेटा जूल होगी, क्यों नहीं होगी यार, भी जूल तो होती होगी, है और क्या। होगी, हमेशा आएगी जूल। आपको जो कंटेंट दिया हुआ होगा जूल में बदल देगा, आपको टेंशन मत लेना, जूल में आएगा। अगर नहीं बदल रहा है तो यूनिट्स को चेंज करो, यूनिट चेंजिंग तो आती ही होगी। अगर बहुत होगा तो किलो जूल में दिया हुआ होगा, बहुत होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किलो जूल में दी होगी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट करना, यही करोगे और क्या। जूल में तो कर ही ले जाओगे, तो जूल में लेके आना है। किलो जूल में आंसर है तो जूल में कर देना उसको, जूल में है तो कैसे भी ऑप्शन जैसा भी उसको मैच करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा अब इतना आसानी से बता रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बेकार होगा। अब 650.6 है इंटू 0.4 कितना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, मल्टीप्लिकेशन जीरो कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 456 माइनस 22। सर वो 34 आ रही है 34 अब अगर हम 650.6 इंटू 0.444 इंटू 434 यही आया ना, इसका Yes, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बेटा? यस सर यस सर सर 1,25,360 एक एक बोलो यार, एक बोला एक बोलो, 1 2 ऐसे बोलो, 1 2 3 4 क्या है? 125,368.0176। यही आया ना हाँ सर, टूल में, यही है आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। 0.5 kg पीस ऑफ एल्यूमिनियम। सर 0.017 है ना। सर एक डाउट है मुझे, आपने बताया था कि केजी केल्विन को हम केजी सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, आप प्लीज ये बता सकते हैं क्या? क्या केजी केल्विन को हम केजी सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें? अगर केजी में है, अगर केजी में जूल है, केजी केल्विन, अगर केजी है, मान लो नीचे दिया गया है केल्विन, ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं? 273 होते हैं ना केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 74 अरे 273 लिख लो यार, K इज इक्वल टू 1/273 सेल्सियस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यस सर। अब यहीं पे केवल K को लिख देना, यहाँ पर 1/273 और यहाँ पर सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, 273 के ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, कोई दिक्कत? सर बट मैंने अभी इंटरनेट पे चेक किया था तो वो बता रहा था कि 1 जूल अपॉन पर केजी केल्विन इज इक्वल टू 1 जूल पर केजी सेल्सियस। बेटा जो रूल है, और इंटरनेट क्यों देख रहे हो यार, जो यहाँ पर सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, पहली बात तो इंटरनेट में भी नहीं हुआ होगा, जो भी आ रहा पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। जब सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो यार, केवल मैं सीधे बोल रहा हूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालेंगे केल्विन में, जो सिंपल वैल्यू वो समझा करो, इधर उधर चक्कर में पड़ोगे तो हमेशा दिक्कत ही होगी। अब डिग्री सेंटीग्रेड है यार, सिंपल सी चीज है, अगर केल्विन को आप चेंज करना है तो 1/273 हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? नो सर, यूनिट को ही तो उस तरफ करना है बस। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, अगर हम इसको 1 ग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1/1000 kg हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर बहुत सिंपल है तो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम कर सर रहे हो? बहुत सिंपल इक्वेशन है। फोर्थ क्लास सर में आप पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन दे दो सर, क्वेश्चन दे रहे थे। लिखो क्वेश्चन लिखो। 0.5 kg पीस ऑफ एल्यूमिनियम, 0.5 kg पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की भैया एल्यूमिनियम Al होता है, पता ही होगा। यस सर। कितना मॉलिक्यूलर वेट, कितना मॉलिक्यूलर कितना होता है एटॉमिक नंबर? 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सर 13। सर 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 13। 13। न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स 13। सर 14। भूल मत जाना आप। चलो 0.5 kg पीस ऑफ एल्यूमिनियम increase its temperature 7 degree centigrade when heat energy is added. When heat energy is added, how much heat energy produced? How much heat energy is produced in change of this temperature? In change of this temperature.
जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है सी एल्यूमिनियम या यस एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेटेड। सर ये आपने क्या लिखा है? यहाँ पर लिखना बेटा ग्राम, इसको लिखना ग्राम। यह है 0.5 केजी, हटाओ इसको ग्राम करो। 0.5 ग्राम है बेटा, ये करो अब। सर आप नीचे कौन सी वैल्यू लिखी? सर वो लेकिन टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ाया है सर, ये तो बताया नहीं। बताया तो, इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अरे बताया तो 7 डिग्री बेटा 7 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस सीधे दे दिया गया है। अच्छा ओके सर, ओके ओके। इंक्रीज इट्स टेम्परेचर मतलब 7 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू सीधे दी गई है। ओके सर आंसर आ गया। सर आंसर आ गया 21 लाख। बेटा ध्यान दो, यहाँ पर मैंने 0.5 केजी लिखा, 0.5 केजी नहीं 0.5 ग्राम में चेंज करवाया है, ध्यान देना। और बाद में नहीं होना ग्राम चाहिए। लिखा है वो? हाँ ओके तो सर पहले केजी लिखा। सर आपने नीचे क्या लिखा है सबसे नीचे? एस यस एल मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम 9। क्या सर द आंसर इज 3.15 जूल। सर आप ये वाला क्वेश्चन समझा सकते हो? सब समझा देंगे, 1 मिनट शांत रहो, ट्राई तो करो ना एक बार। सर आप ये बता सकते हैं एस एल? सर वो अपन को केजी में निकालना है, पर ग्राम बेटा यस एल मतलब ये स्पेसिफिक हीट दी हुई है ना एल्युमिनियम में। अब यार दो चीजें कर सकते आंसर 31.5 है क्या? सर 3.15 आया मेरे पास आंसर नहीं है, मेरे पास आंसर नहीं है यार। 1 मिनट रुको, पहले शांत रहो। यहाँ पर जो जूल या तो इस वैल्यू को आप दो काम कर सकते हो, या तो इस केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, और या तो इस ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लो। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, केजी से ग्राम कैंसिल तो होना ही है, बस यूनिट सेम हो, बस दोनों अप्रोच कर सकते हैं। तो 0.5 को ग्राम को हम कन्वर्ट कर ले। क्या क्या जब यूनिट सेम कर लेंगे तो वो कैंसिल होकर लास्ट में जूल बचेगा। हाँ बिल्कुल, यूनिट सेम करनी है, बस ये समझ जाना। अब कैसे भी कन्वर्ट कर ले जाओ। 3.15 जूल पर केजी 15 आ रहा है। जूल पर केजी सर जूल सर नहीं, सर ओनली जूल। जूल 3.15 जूल। सर हीट है ना वो, बेटा इसलिए। किसी बच्चे ने पूछा था कि ये एस एल्युमिनियम क्या लिखा है बेटा, इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे हमने यहाँ डेल्टा टी, यार कौन क्या कर रहा है यार, एमएस डेल्टा टी है ना, तो यस की वैल्यू यही गिवन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको इसको सॉल्व करके। तो क्यू की वैल्यू है यम इंटू यस इंटू डेल्टा टी। बेटा जहां जहां स्पेसिफिक हीट आपकी सिलेबस में भी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, और आपको क्वेश्चन क्योंकि मिलता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मिलेगा, समझ जाना। स्पेसिफिक हीट आएगी तो उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल। वो नहीं पूछेगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को 1 किलोग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं। बेटा वो क्लास 5 का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछेगा, फंसाएगा केवल डेल्टी फंसाएगा। तो ये चीज समझ जाना, चाहे यूनिट में फंसाएगा चाहे डेल्टी में फंसाएगा। बेटा अभी भी कोई दिक्कत है क्या? कोई बच्चे अभी भी इंटर कर रहे हैं क्या आंसर? आनेजा से आ रही है, पार्थनेजा। बेटा पार्थ प्लीज यार म्यूट कर लो यार, रिमूव कर देंगे यार प्लीज यार। वो रिमोट है जिसका हेलीकॉप्टर टूट चुका है पूरा, फालतू डालने उसको अंदर। कौन कर रहा है यार? पार्थनेजा म्यूट योर माइक। पार्थनेजा म्यूट योर माइक। बेटा आई एम जस्ट रिमूविंग पार्थ, ओके आप म्यूट कीजिए वो सर। आई एम जस्ट रिमूविंग यार। सर कर दो, मैंने तो नाम नहीं सुना। सर आप सबको म्यूट करके अनम्यूट कर दो तो उसका माइक बंद हो जाएगा। यार उसका वो आ भी नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। सर आप सबको म्यूट करके एक बार कर दीजिए ना सर, फिर सबको म्यूट करके अनम्यूट माइक अपने आप हो जाएगा। यस सर। करके फिर आप हाँ सर, पार्टिसिपेंट्स में जाके हो जाएगा। ठीक है, अभी हो गया है सर आप हो गया। यस सर हो गया। हो गया। चलो ठीक है। तो यम एस डेल्टी यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले यम की वैल्यू रखी। यम तो बेटा ऑलरेडी 0.5 में गिवन है, मान लो 0.5 केजी है, ये 0.5 ग्राम है। सर आ गया 3.15 0.05। अब चाहे तो हम 0.5 को हम सीधे 0.15 केजी आ रहा में है। कन्वर्ट कर लें। अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू यस की वैल्यू कितनी है बेटा 900 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कट जाएगा वो। बस आप सिमिलर रखोगे तो आपको ये बार बार ये जो कैलकुलेशन करी थी ना हमने, अगर आपने यूनिट सेम रखी है तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑलरेडी कैंसिल होके आएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर, लेकिन आपको यूनिट सेम रखनी है बस, तब आपको टेंशन नहीं रखनी है। अगर यूनिट सेम नहीं रखोगे फिर टेंशन रहेगी, बाद में पता लगा ग्राम बाई एमजी बच गया,
अब करो कैंसिल बेटा, प्लीज म्यूट कर लो यार। उसके बाद डेल्टी की वैल्यू कितनी है बेटा, ऑलरेडी मैंने डेल्टी की वैल्यू 7 डिग्री सेंटीग्रेड दी हुई है क्योंकि इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 आराम से निकालो, सीधे वैल्यू निकालो। यहाँ पर 6300 और इंटू 10⁻³ और इंटू 0.5, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 6.3 इंटू 0.5, अगर मैं कैलकुलेट करूँ 5315 सर और वही तो 31.5 आ रहा है सर, ये लोग 3.15 बोलते हैं, खुद नहीं कंफ्यूज। नहीं 3.15 है ना 3.15 सर 31.5 आएगा नहीं बेटा, नहीं। 3.15 आएगा। एक एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। 1.5 जूल, दो पॉइंट हो जाएंगे लास्ट में। दो सही है? डेसिमल तो दो हाँ पॉइंट सर बाद ही दो जाएंगे। डेसिमल यस सर सही है। यस सर, इसको आगे 3.135 जूल। स्पेसिफिक हीट का हर क्वेश्चन कर लोगे ना आप तो? एक्सक्यूज मी सर यस यस सर कर लेंगे सर एक क्वेश्चन और टाइम लिखो ओवर। यस सर, वी कैन डू। यार, एक क्वेश्चन लास्ट वाला कर लो प्लीज, प्लीज एक क्वेश्चन कर लो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर बोलो बेटा, बोल लो। सर 0.5 इंटू 10 की पावर -3 कैसे है 10 की पावर -3? अरे वो 10 की पावर अरे वो मतलब 1000 को लिख 1000 दिया है उन्होंने। 1000 लिख दी सर upon ने। 1000 को अगर लेकर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। प्लीज म्यूट हो तो बता रहा हूँ, यक्स बाई 100 है तो बचपन में करते तो रहे ही होगे कि 0.00 यक्स कर लो इसको, इतना तो करते ही रहे होगे। यस सर तो बस वही कर दिया, इसको यक्स इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर चाहो तो इसको इसी को यक्स बाई 10⁻³ और इसको हम यक्स के पावर यक्स इंटू 10⁻³ रख सकते हैं। बता, अभी सब तो थोड़ा बेसिक आना ही चाहिए, अब इतना मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैथमेटिक्स का टीचर भी मैं नहीं हूँ। कोई बात नहीं, लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी से। सर वो हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था इससे पहले कि ठीक है, माइनस क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। A substance releasing its releasing energy (33,256 joule, 33,256 joule), mass of substance is 650.6 gram and initial temperature is 402 degrees centigrade. What will be final temperature if S is equal to specific heat capacity of the substance is equal to 0.444 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा पहली बात तो मुझे कोई बच्चा ये बताए, कोई एक बच्चा बताए, एक ही बताना, बार बार सब हर कोई नहीं बोलेगा। अगर हीट एनर्जी, अगर यहाँ पर एनर्जी सब्सटेंस हो रहा है, अगर उसने एनर्जी को रिलीज किया हुआ है, तो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस कंपाउंड? सर वो कूलिंग हो रही है। कूलिंग हो रही है सर। बिल्कुल, तो फाइनल टेम्परेचर कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा सर। कम आएगा सर। बिल्कुल, इसी अप्रोच के साथ चलना है और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? सर रुको सर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन टेक योर टाइम। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है सर? एस नीचे क्या बेटा? यस एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 0.444। मतलब आपने कोई नाम नहीं दिया है ना सर, आपने वाली स्पेसिफिक हीट लिखी है ना? यस यस यस। ओके थैंक यू। और सच बताए ना तो आज मैंने स्टार्ट में इस पार्टिकुलर सब्सटेंस का नाम भी बता दिया था। जो आयरन था ना उसके लिए 0.444 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ही था। तो ये आयरन ही है पार्टिकुलर, बट ठीक है, सब्सटेंस लिख दिया तो क्या दिक्कत है? ओके थैंक यू।
बेटा हर कोई घर पे वो जो मैंने पीडीएफ दी है, हर कोई ने क्वेश्चन कर रहा है ना सारे उसके? यस सर कर रहे हैं। कर रहे हैं सर, मैंने कंप्लीट भी कर चुका हूँ सर। मैंने आंसर बताऊं? सर मैंने कल मॉड्यूल सर मेरा हो गया सर, मेरा हो गया। ओके बेटा ओके, बताओ किसका क्या आंसर आया? 256.693 257 क्या? 256.693। एनीवन एल्स? सर 287। एनीवन एल्स? जिसका मैच कर जाएगा मैं मान लूंगा वही आया होगा आंसर। मेरे पास आंसर नहीं है एक्चुअली। हाँ 392.72। सबका अलग अलग आ रहा है। सबके अलग अलग ही आ रहे हैं सर। सर आप ही बता दीजिए। 380 सर 387 और उसके बाद पॉइंट कुछ है। Q की वैल्यू बेटा हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 33,256। सर मेरा आ रहा है 424.6 समथिंग। बेटा हाउ इट विल बी 424? सर 115 डिग्री सेल्सियस। 402 सेल्सियस। सेंटीग्रेड यहाँ पर फाइनल। बेटा अगर एक बार सुनो मेरी बात, अगर T1 की वैल्यू ऑलरेडी 402 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है अगर आपने कूल किया हुआ है, अरे सुनो यार, अगर कूल किया हुआ है इसका वैल्यू जो T2 का आएगा वो इससे कम आएगा ना? सर कूल इसलिए ना क्योंकि रिलीजिंग एनर्जी लिखा है। ऑब्वियसली सबसे पहले यही पूछा मैंने कि अगर वो रिलीज कर रहा है कूल हो रहा है, और रिलीज कर रहा है तो कूल हो रहा है, कूल हो रहा है इसका टेंपरेचर तो नीचे जाएगा ना? यस सर सर वैसे कूल हो रहा है तो सर टेम्परेचर नीचे आएगा फिर। सर 387 आ रहा है। 6.87 आ रहा है। मैं कर रहा हूँ रुको मैं कर रहा हूँ। अभी तो कुछ नहीं आया मेरा। बिल्कुल 650 पॉइंट, अरे रुको यार 650.6 यहाँ पे Q लिखा, Q इक्वल टू यम एस डेल्टा डी ना, तो 650.6 इंटू यस की वैल्यू कितनी है 0.444। कहीं पे आपको यूनिट भी चेंज नहीं करनी थी, बस केवल लिखना था बस, इंटू 0.444 इंटू T2 की वैल्यू ऑलरेडी T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की वैल्यू दी है, मैंने बताया अगर कूल हो रहा है तो T1 माइनस T2 होगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर आराम से इस वैल्यू को लिखना है। T1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो है 402 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस T2 कर देना। यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 33,256 इज इक्वल टू, मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ अपने कैलकुलेटर से। सर आंसर इज 286.9। यस सर। सबका 286 पॉइंट, किसी 2-3 का है 286? सर मेरा भी मेरा आया 287 उतना ही आ रहा है एस्टिमेट करके। 650.6 रुको एक मिनट रुको 0.444 288.86, तो ये आ जाएगा 288.86 इंटू 402 माइनस टी। ठीक है, अभी इसमें अगर वेट करो एक मिनट वेट करो, तो ये आ जाएगा 33,256 और डिवाइड बाई 288.86, ये आ जाएगा 11 तो ये आ जाएगा 115, तो 115.12 इज इक्वल टू 402 माइनस T2, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 402 माइनस 115। ये सर यही आ गया मेरा भी, तो ये आ जाएगा आपका 387 के आसपास आएगा। ये सर यही आ गया मेरा भी। सबका आया नहीं 287 एक्चुअली, 287 सर मेरा 286.8 एग्जैक्टली 286.87411 जिसका 280 से 90 की रेंज में आ रहा, सही है। हाँ सर। ओके सर आगे जूल लगा। थैंक यू सर। वो मेरा 286 समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस अगर वैसे नहीं पढ़ाओगे लीव कर सकते हैं। नहीं अब लीव कर सकते हो, जा सकते हो, और रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ठीक है सर क्वेश्चन ले लो। थैंक यू सर, बाय।